हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक हाजिर हुआ हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। आज मैं बात करूंगा नीट में फिजिक्स के वेटेज। फिजिक्स में कैसे कैसे टॉपिक वाइज वेटेज होता है नीट एग्जाम के लिए, नीट क्रैक करने के लिए। काफी बच्चे मुझसे क्वेरी करते हैं, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर किस तरह से वेटेज होता है और कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें जिससे कि हमारा नीट आसानी से निकल जाए। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमें वो फिजिक्स में ही होती है। तो एक बार इस पर वीडियो बनाइए कि हम फिजिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करें और किस तरह से चैप्टर वाइज हम समय दें फिजिक्स के लिए। तो आइए चलते हैं, हम एक टूर लेते हैं कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक का फिजिक्स में क्या क्या वेटेज है नीट एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जिसमें नीट का चैप्टर वाइज वेटेज हम आपके सामने लेके आए हैं। जो सबसे पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जैसे कि आप जानते हैं सबसे आसान चैप्टर है ये। मैं समझता हूं कि जितनी भी बुक्स हैं, चारों बुक्स, उसमें सबसे इजी चैप्टर, बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें से फॉर्चुनेटली आपका एक जो है, फॉर्चुनेटली आपका एक आ जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बनता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अपने आप में एक अच्छा टॉपिक भी है, स्कोरिंग भी है, और इससे हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है लेकिन फिर भी एक स्कोरिंग है। अगर एक नंबर भी हमारा आ जाता है, एक क्वेश्चन की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं कि दिस इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो हमारा चैप्टर है, ये भी आसान चैप्टर में से ही आता है, आसान चैप्टर की कैटेगरी में ही आता है। और इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली आप लोग जो है समझ भी सकते हैं, प्लस विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो हमारे आते हैं क्वेश्चंस, वो दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ करंट और वी कैन से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूं, बहुत अच्छे से बता भी चुका हूं। तो मेरी वीडियोस में आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो जो मैकेनिक्स ऑफ जो पूरी मैकेनिक्स है मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म से दो चैप्टर्स आने के चांसेस होते हैं, दो क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चंस जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते और बच्चे आसानी से इस पे कर लेते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, जो सेंटर ऑफ मास है हमारा और जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मेनली सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास में आसान होता है सॉल्व करना क्वेश्चन को, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। तो जो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से हो गया, ठीक है, ये भी हमारा स्कोरिंग है। अगला फिर हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स भी बहुत आसान है भाई, दो टॉपिक्स ही तो है वेव ऑप्टिक्स में जो कि प्रॉपरली हमें समझने होते हैं, ठीक है। एक कौन सा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा कौन सा? वेव मैकेनिक्स, मैकेनिक्स और एनर्जी इनसाइड द वेव समवॉट, जस्ट लाइक इंटेंसिटी, जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड टाइप। तो इसका क्वेश्चन एक भी हमारे लिए क्या है? स्कोरिंग है, ठीक है। तो हम इसमें स्कोर आसानी से कर सकते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आसान टॉपिक है। ये सब पहले मैंने जो चैप्टर्स रखे हैं वो आसान आसान चैप्टर्स रखे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक बहुत आसान टॉपिक है, और एक चैप्टर भी, इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक मिलनी है आपका। फर्स्ट जो है वो आपका सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्हीं से हार्डली मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी अपने आप में एक नंबर का वेटेज रखता है, एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी अपने आप में एक बहुत आसान चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अगर मैं बात करूं तो इसमें दो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, दो क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो क्या है कि मोशन ऑफ द फ्लूइड पर आधारित है, जिसके दो पार्ट्स अगर हम कर सकते हैं तो एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक की अगर हम बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक में जो प्रेशर से रिलेटेड और जो आपका जो क्वेश्चंस हमने कराए थे बायंसी से रिलेटेड या फिर फ्लोटिंग प्रॉब्लम्स,
इन सब से क्वेश्चन आने का चांस होता है। और अगर मैं फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करूं तो बर्नौलीज प्रिंसिपल और जो आपका स्टोक्स लॉ है, इनसे और टर्मिनल वेलोसिटी, इनसे आने के चांसेस अक्सर रहते हैं। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से करिएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन हमारा या दो क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, हार्डली दो तक आ जाते हैं, बट एक ही आता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ये भी एक स्कोरिंग है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आते हैं और एप्लीकेशन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इससे क्वेश्चंस ज्यादातर पाए जाते हैं। फिर अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि रोटेशनल मोशन और हमारा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की मैकेनिक्स है वो आपस में काफी हद तक रिलेट करती है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की तो ये अपने आप में बहुत एक स्कोरिंग टॉपिक है और एक स्कोरिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर में से मैं पाता हूं कि लगभग 3 सवाल आपके आ ही जाते हैं। लगभग 3 सवाल आपके रोटेशनल मोशन में अगर आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके 12 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा वेटेज माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन थोड़ा सा बच्चों को विजुलाइज करने में थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जब विजुलाइजेशन हो जाता है तो याद रखिएगा इसके एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, उसके डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन से रिलेटेड या इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटेड आपके सवाल इसमें पाए जाते हैं। और ऑसिलेशंस को सॉल्व करना भी आसान होता है, ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं महसूस होती है। तो 1 नंबर का वेटेज इसमें आ गया। फिर आपका जो चहीता चैप्टर है जो कि आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, दैट इज व्हाट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक अपने आप में अच्छा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हार्डली आपके 3 क्वेश्चन से आ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहां से आते हैं मैं आपको बता देता हूं। लेंस और मिरर फॉर्मूला या फिर रिफ्रैक्शन से एक सवाल आ जाता है। लेंस और मिरर फॉर्मूला या रिफ्रैक्शन से एक सवाल आ जाता है। प्रिज्म से एक सवाल आ जाता है। प्रिज्म में आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह ये सब निकालना होता है, या फिर आपका स्पेक्ट्रम जो है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन सब से मिलके एक क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट में जो है आपका जो, अगर हम बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो जो हमने बताए थे आपको टेलीस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और अगर टेलीस्कोप की भी बात करें हम तो रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इनसे एक सवाल आने का चांस रहता है। तो ये 3 क्वेश्चंस का वेटेज इसका रहता है। 3 क्वेश्चंस मतलब 12 नंबर। अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, तो इस चैप्टर को आप देखो केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे होते हैं, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ चुके होते हैं आप, और फिजिक्स में भी दोबारा पढ़ते हैं। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पर बेस्ड होते हैं, और आपका जो सीपी और सीवी निकालने का जो तरीका है या एडियाबेटिक कांस्टेंट निकालने का जो प्रोसेस है, इन सब से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वंडर वाल इक्वेशन से भी क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ है आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और दूसरा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो ही चीजें हैं, इनके कॉम्बिनेशन से आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं, और इसका जो वेटेज है वो 2 नंबर है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, जिसमें डुअल नेचर का कंफर्मेशन हुआ था कि लाइट वेव भी और साथ ही पार्टिकल भी है, और फिर आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन अगला चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशन में अगर हम देखें तो इसमें भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी चैप्टर है, और इसमें मेनली सैटेलाइट्स और दूसरा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं ग्रेविटेशन से वो लगभग सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी और आपके कुछ मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 2 नंबर आने के चांसेस है, तो ये एक अच्छा वेटेज है। 2 नंबर का मतलब वेटेज है, 2 क्वेश्चंस का वेटेज है, तो इसका मतलब ये ग्रेविटी एक छोटा टॉपिक भी है और आसानी से हमें आ भी जाता है। अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार बड़ा होता है,
10th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे होते, ठीक है ना। 10th क्लास से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं और 12th क्लास में हम वो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, 5 क्वेश्चंस तक आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, अब सीबीएसई बोर्ड ने काफी ज्यादा इसमें सिलेबस ओमिट कर दिया है। तो सेमीकंडक्टर्स में जो जितना पहले होता था सिलेबस उतना अब नहीं रहा, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चैप्टर है और इसमें अगर मैं मानूं तो 3 नंबर का वेटेज आना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि स्कोरिंग है और जो थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो ये अपने आप में एक अच्छा तरीका है गेन करने का मार्क्स को। अगर मैं बात करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, ये लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिसमें एरर्स, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और आप जैसे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है, जैसे कि आपको डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए, इन सब से बेहद, और साथ में परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस भी अक्सर पाए जाते हैं और ये आपका 3 नंबर का वेटेज रखता है जो कि काफी ज्यादा है। 3 क्वेश्चंस मतलब 12 नंबर। अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क एनर्जी एंड पावर में 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बहुत ज्यादा बच्चे रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इतनी बार रिपीट होता है क्योंकि वो एक पहला चैप्टर है, तो कई बार जो है स्कूल में भी रिपीट हो जाता है, कोचिंग में भी रिपीट हो जाता है और इसको स्कोर कर पाना आसान होता है और इससे भी हमारा अच्छा वेटेज है। 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर थ्योरेटिकल है जिसमें से ओमिट भी हो चुका है काफी ज्यादा, लेकिन थ्योरेटिकल भी है, तो इससे थ्योरेटिकल बेस को बच्चे स्कोर आसानी से कर लेते हैं और इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 4 नंबर का वेटेज इसका भी है। और अगर मैं बात करूं एटम्स का, ठीक है, एटम्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का भी है पार्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स का भी पार्ट है, तो दोनों से ही जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं अगला न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई एक अच्छा टॉपिक है, न्यूक्लियाई आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और इसमें से भी 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ये मेरी एक एनालिसिस है। इसके बाद मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन, वेक्टर, ये सब आपने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन और आपका जो है वेक्टर फॉर्मुलेशन, तो हार्डली इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स की, वेक्टर्स से और मैथमेटिकल टूल्स यानी आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन रेयरली आता है बट आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लॉज ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन में आपका एक क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ मोशन से, जो कि मैकेनिक्स पर बेस्ड है सारा और आसान भी है। उसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स से एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से अक्सर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, या फिर कार्नोट साइकिल से, लेकिन कार्नोट साइकिल थोड़ी सी ओमिट हुई है तो इसलिए उनमें से अब कम आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से काफी ज्यादा देखे जाते हैं क्वेश्चन, या वर्क डन से, ठीक है। और उसके बाद फिर वेव्स, वेव्स में से एक क्वेश्चन आ जाता है, वेव्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ज्यादा पाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये भी हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर में से ही आता है और फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और इससे भी आपके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे कि आप सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी यूनिट रख रही है, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है, तो आपकी एनालिसिस प्रॉपर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका जो है इंडक्टिव सर्किट्स, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट और आरएलसी, आरसी सर्किट, इन सब से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपका बात करें हम पावर की, तो पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट
इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं अपने नीट एग्जाम में। और इसके बाद हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बस हम एक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, आ जाता है कभी कभी, नहीं आता, ज्यादातर नहीं आता इससे क्वेश्चन। और अगर हम बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से अक्सर एक क्वेश्चन देख लिया जाता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्योंकि सबका मिक्सअप क्वेश्चन है, ज्यादातर हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं अक्सर। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक वाइज वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें इस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम होती है, और हम उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करके हम देंगे। नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आज मैंने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो एनालिसिस किया है, इनमें से भी टॉपिक वाइज हम एनालिसिस करके डिटेल्ड स्टडी आपको बताते रहेंगे। और हम आपका साथ जब तक नहीं छोड़ने वाले, जब तक आपका नीट क्रैक ना हो जाए। तो जुड़े रहिएगा हमसे और हमारी वीडियोस को अक्सर देखते रहिएगा। हम आपके लिए हमेशा कुछ अच्छी ही इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।